Hello dear students, yes, current electricity. Three extremely good questions, highly conceptual and then application of concepts, सब कुछ fine blend. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. So this is solution 1. रीड आउट करता हूं मैं क्वेश्चन को, आप भी मेरे साथ रीड आउट करने की कोशिश कीजिए. चार्ज पासिंग थ्रू द वायर इज गिवन, QT is equals to 3t square minus 2t, where charge is in coulomb and time t is in second. Agreed? ठीक है. चार्ज जो है आपका कूलम में है, टाइम t सेकंड में है. डिटरमाइन द टाइम आफ्टर विच करंट चेंजेस द डायरेक्शन. आपको वो टाइम पता करना है जब आपका करंट उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना. चूंकि क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं अच्छे स्टैंडर्ड का है, तो बच्चे को लगता है सर इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया नहीं है, और कैसे पता लगाएंगे कि करंट ने अपना डायरेक्शन कब चेंज किया, क्योंकि किस वायर में फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, कुछ पता नहीं पड़ रहा है. तो मैं बताता हूँ आपको. देखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरी थी वो तो मेरे सामने ये थी, सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, फिर उसमें डायरेक्शन कहाँ से आया. ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है और फिर मैंने आपके सामने लिया है. उसमें से एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं. ये गलत है. इसका मतलब ये निकला कि उसके वेक्टर्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझते हैं और जानते भी होंगे कि क्वांटिटी विच इज हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड विच इज रेडी टू फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या क्या चीजें बताई मैंने आपके पास में, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ठीक है ना, और फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. इन तीन चीजों को जो क्वांटिटी फॉलो करती है वी कॉल इट एज अ वेक्टर. करंट में आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, करंट में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है. ठीक है, तो ये वेक्टर नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जबकि इसे करना चाहिए था. तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्टिल इट इज हैविंग द डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन है. तो अब मैं आपको इस चीज का पहले तो कंसेप्ट समझा देता हूं और फिर आगे की तरफ लेके चलता हूं. सपोज कोई कहता है सर वेलोसिटी इज +3 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. एंड देन वेलोसिटी इज -4 मीटर पर सेकंड. तो पहले तो मुझे बताइए, क्या कोई वेलोसिटी -4 हो सकता है? ठीक है, एक और चीज बताता हूं. देन इट इज +3 CR रुपीज. मजा आ जाता है बच्चों को, 3 करोड़ रुपया. एंड देन इट गोज आउट टू बी इज -4 CR एंड रुपीज. अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, और मैंने थोड़ा रकम भी बड़ी ली है. ठीक है ना. तो अब कोई कहेगा भाई मुझे -4 करोड़ रुपीज +3 करोड़ रुपीज. अरे भाई कोई ऐसा नोट है आपके पास 2000 का जो -2000 हो? कोई ऐसा नोट है 500 का जो कहता हूं आई एम -500? अरे भाई जब भी आपके पास में इट इज कमिंग, इनकमिंग है ना, अच्छा लगता है. 3 करोड़ रुपया आया, बहुत अच्छा लगता है. तो ये जो प्लस है ये शो करता है इनकमिंग डायरेक्शन को. क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में, है ना, पैसा आया, और ये शो करता है आउटगोइंग को कि हम जो है वो डेबिट हो गया, अमाउंट हमारे पास से चला गया. बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना. ठीक है, तो आपने कहा सर प्लस का मीनिंग है वन डायरेक्शन, दैट इज इनकमिंग. ठीक है ना. माइनस का मीनिंग है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज आउटगोइंग. तो +3 मीटर पर सेकंड को यदि मैं लिखूं, दैट इट विल बी 3 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना, समझना इसको. तो -4 मीटर पर सेकंड का मीनिंग हो गया 3 मीटर पर सेकंड का मतलब मैंने लिखा 3 मीटर पर सेकंड इन +x डायरेक्शन. तो आपके -4 मीटर पर सेकंड का मीनिंग हुआ 4 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव x डायरेक्शन. मीन्स ये प्लस और माइनस यहां पर 2 जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस को शो करते हैं. जैसे किसी ने कहा +3 एम्पियर्स. ठीक है, तो +3 एम्पियर्स का मीनिंग मैंने निकाला
that it is 3 amperes from A towards B. Agreed? तो जब मैं -4 एम्पियर लिख रहा हूं, then I can say, sir, it is a current of 4 amperes, but from B to A, not A to B. तो आपका +3 एम्पियर यदि A to B डायरेक्शन को शो करता है, तो फिर नेगेटिव जो है वो B to A डायरेक्शन को शो करेगा. मीन्स प्लस माइनस क्वांटिटी का जो साइन है, प्लस और माइनस क्वांटिटी का जो साइन है वो इंडिकेट करेगा कि अपोजिट डायरेक्शंस हैं. एग्रीड? चलिए, अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया. तो मैं क्वेश्चन को कर देता हूं. और अब आपको 2-3 चीजें मैंने बता दी. करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट स्टिल इट इज हैविंग द डायरेक्शन. व्हाई इट इज ए स्केलर? बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. चलिए, ठीक है. तो आपने चार्ज कितना है, ये टाइम का फंक्शन है. तो Q का वैल्यू तो आपका आया 3t² - 2t. ठीक है, आपने डेफिनेशन यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, दैट करंट विल बी इक्वल्स टू dq/dt. एग्रीड? यही तो करेंगे. तो करंट dq/dt होते ही आपने कहा सर इट शुड बी d/dt ऑफ Q. डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप मुझे जवाब देंगे इट इज d/dt. और Q के लिए क्या लिखेंगे? इट इज 3t² - 2t. Do you agree with that? So it goes to be d/dt of 3t², है ना, and minus d/dt of 2t. मैं यहाँ आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स नहीं बता रहा हूँ. आई एक्सपेक्ट दैट कि वो आपको आते हैं. 3 बाहर निकल गया, d/dt of t² 2t हो गया, और 2 बाहर आ गया, एंड d/dt of t आपका 1 हो गया. आपने उठा के कहा सर इट कम्स टू बी एज 6t - 2 एंड इट इज इन एम्पियर्स. अरे भाई, आपका चार्ज कूलम में है, टाइम सेकंड में है, तो करंट कूलम पर सेकंड एम्पियर में आना ही आना है. ठीक है ना. अभी आपने ये काम सब लोग कर सकते हैं, करते भी हैं. क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है ना, वो यहां से पकड़ में आता है. अब स्टूडेंट कहता है, ध्यान से देखिएगा, आप मुझे ये कह सकते हैं सर इफ 6t इज ग्रेटर देन 2, है ना, तब तो आपके पास में ये वाला क्वांटिटी जो 6t है 2 से यदि ग्रेटर है, तो आपके पास में करंट का साइन पॉजिटिव आएगा, है ना. और यदि 6t का जो वैल्यू है इट इज गोइंग टू बी एज लेसर देन 2, तो करंट का साइन आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. मीन ये इक्वेशन मुझे ये तो बता देती है कि सर करंट का साइन चेंज तो हो रहा है. ठीक है, अभी मैं आपको निकाल के बताता हूं दैट आई यदि मैं निकालूं t = 0 पर, तो कितना आता है? t = 0 मीन्स बिगनिंग. तो t = 0 पर जब आप बात करेंगे तो 6 × 0 - 2, तो इट कम्स टू बी एज -2 एम्पियर्स. एग्रीड? मीन्स इनिशियली आपका करंट नेगेटिव है, और कोई वायर है जिसका कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस है, एंड लेट इट इज A, इट इज गोइंग टू बी एज B, एंड आपने कहा कि सर इट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B, एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन. इसको आपने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया. ठीक है ना. अब यदि कोई कहता है सर करंट 0 कब हो रहा है, तो यहां से देख लीजिए, इस जगह से बहुत ध्यान से. तो आपने मुझे कहा सर 0 = 6t - 2, तो सॉल्व करेंगे. 6t = 2, तो t = 1/3 सेकंड पे करंट आपका 0 हो गया, है ना. पॉजिटिव कब होगा? तो आप कहेंगे 6t ग्रेटर देन 2. करंट पॉजिटिव कब होगा? when 6t is greater than 2. Agreed? Means t is greater than 2/3, that goes out to be 2/6, that is 1/3 second. Agreed? Is that clear? तो अब मुझे ये समझ आ गया कि सर जब t का वैल्यू 1/3 था, बहुत ध्यान से समझिएगा, t का वैल्यू 1/3 था, t का वैल्यू लेस, यहां से कर लीजिए 6t < 2, तो नेगेटिव होगा. आपने कहा सर t शुड बी लेस देन व्हाट? 2/6 मींस 1/3 सेकंड. तो आपने कहा t लेसर देन 1/3 सेकंड,
करंट इज नेगेटिव, यस और नो में बोलते हुए चलिएगा। t greater than 1/3 second, current is positive, current is positive, and t is equals to 1/3 second, current is 0. Is that clear? तो जब 1/3 था, बिफोर 1/3 से पहले करंट का साइन नेगेटिव था और 1/3 के बाद करंट का साइन पॉजिटिव हो गया, तो ये कंडीशन थी t लेसर देन 1/3 सेकंड पर, और t ग्रेटर देन 1/3 पर बनाऊंगा तो आप कहोगे ये रेजिस्टेंस R है सर, इट इज A हियर, इट इज B हियर, एंड जो करंट का डायरेक्शन है वो P to A है, एंड वी आर टेकिंग इट एज पॉजिटिव, एंड इट इज t ग्रेटर देन 1/3 seconds. ठीक, तो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, चेंज कब हुआ? t इक्वल्स टू 1/3 सेकंड्स पर। तो ये कंप्लीट चीज यहां कहती है कि द टाइम आफ्टर विच करंट चेंजेस द डायरेक्शन, इट इज t इज इक्वल्स टू 1/3 सेकंड। एग्रीड? आप यहां तक पहुंचेंगे, फिर आप ये सारी चीजें लिखेंगे। कौन कौन सी? इफ 6t इज लेसर देन 2 देन इट इज नेगेटिव, मीन्स t लेसर देन आपका जब 1/3 सेकंड होगा तो आप मुझे जवाब देंगे कि आपके पास करंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, और जब t ग्रेटर देन 1/3 सेकंड होगा तो करंट का जो साइन है वो पॉजिटिव है, और t इक्वल्स टू 1/3 सेकंड पर करंट कितना है आपका 0 है, मींस t इक्वल्स टू 1/3 सेकंड पर करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। एग्रीड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पता करता है कि आपको चार्ज दिया हुआ और करंट कैसे निकालना है, और आपको एक फॉर्मूला बताता है I इक्वल्स टू dq/dt को यूटिलाइज कैसे करना है ना। क्लियर हो गया? तो कंसेप्ट क्या सीखा, जल्दी बोलिए। कि करंट का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि करंट का साइन चेंज हो जाना चाहिए, करंट का साइन चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पता कर लीजिए करंट कब 0 है, पता कर लीजिए कब करंट नेगेटिव है, पता कर लीजिए कब पॉजिटिव है, एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन। एग्रीड? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। नाउ वी आर रेडी टू कम फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सॉल्यूशन 2। ये खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ेंगे तो ये फील जाएगा यार हो क्या रहा है, ठीक है। एंड इट इज द मिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th बोथ। ये रियल फंडामेंटल क्वेश्चन है। यहां आप वर्ड देखेंगे मोमेंटम। अब बच्चा सोचता है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोमेंटम क्या करने आया, मैं सिखाता हूं आपको, है ना। अरे यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो क्या होता है बोलो। आप कहेंगे अरे सर मेटेलिक कंडक्टर आपने पढ़ाया था, उसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था इसका मास कितना था m, और ये ट्रेवल करता था, और ये ट्रेवल करता था किस स्पीड से? ड्रिफ्ट स्पीड से। तो डियर स्टूडेंट, कोई मास यदि ट्रेवल करेगा तो उसका मोमेंटम होगा, और उसका मोमेंटम p इज इक्वल्स टू कितना होगा? m इंटू v। तो आपके एक इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज m इंटू वी डी, where m is the mass of the electron and vd is the drift speed. Agreed? बात समझ आ गई यहां तक? चलिए अभी इसको क्वेश्चन को पढ़िए, जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं इसको जिसे कहते हैं ना सुपरस्टार क्वेश्चन कह रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको दूसरों से आगे ले जाते हैं, मेरिटोरियस बना देते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं उन सबका टोटल मोमेंटम चाहिए मुझे। टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। वायर कौन सा है आपके पास में? तो इट इज अ कॉपर वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ 1 मीटर। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर लिख देते हैं। वन मीटर लेंथ है, ठीक है। करंट कितना है इसमें? करंट इज 16 एम्पियर्स। एग्रीड?
कई बार डरना मत, ये 16A लिखा हो तो ये भी एम्पियर ही है, ठीक है ना। वैसे ए ही लिखना ज़्यादा करेक्ट है, बट ठीक है, चल रहा है यार। कैरिंग ए करंट ऑफ 16 एम्पियर्स, क्या निकालना है? टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। That we want to find. This is second question. बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए पसंदीदा है कि पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल क्लियर कर देता है। आपको मालूम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m है, स्पीड कितनी है, vd है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो इतना आया। और सपोज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है, तो ये कैपिटल P हो गया, एंड दैट आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट। ये मुझे निकालना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं 3-4 बार आपको जोर दे के बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक चौक ले रहा हूँ, नहीं, ठीक। N is what? N is total number of electrons. Total number of electrons. Agreed? N is total number of electrons. एक बार लिख देता हूँ आपके सामने, total number of electrons, है ना। और Vd ड्रिफ्ट स्पीड है, m is mass of the electron, ठीक है। m is mass of the electron, वो आपको पता है। सिर्फ क्या दिया हुआ है? करंट। और लेंथ कितनी दी हुई है आपको? 1 मीटर। एक्चुअल में तो ये वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, सर ब्लाइंड हो गया, बिल्कुल कुछ पता नहीं पड़ा। चलिए मैं यहां से कंसेप्ट देता हूं आपको, और इतना मजा आएगा आपको उस कंसेप्ट में। अब कई सारी चीजें क्लियर होंगी, तो अभी आपको थोड़ा सा लगेगा हाँ सर यहां तो फीलिंग है। ये फॉर्मूला आप डिराइव करते हो, है ना, NEAVD। और न जाने कितने, मतलब खराब स्टूडेंट्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, अच्छे स्टूडेंट्स से भी ये पूछ लो ना कि ये N क्या है, तो कभी क्या, इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये जो स्मॉल n है ना, इसका यूनिट है पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट है पर मीटर क्यूब। बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, यहां एक बार पूरा का पूरा जगह बना लेते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूं। ये आपका वायर है, ये रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ आप देख रहे हैं L है, सो L इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मींस इस पूरे के पूरे आपके मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी? N पर मीटर क्यूब, ठीक है। और करंट कितनी फ्लो हो रही है? तो आपने कहा करंट इज सिंपली I, और उस करंट की वैल्यू कितनी है? तो आपने मुझे बताया दैट इट इज I। वहां से देखेंगे कि I की वैल्यू कितनी? 16 एम्पियर्स। थोड़ा आगे चलिए, आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया L, है ना, और ये है आपके पास में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो वॉल्यूम की बात करूं मैं, तो आप वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, मैं V नहीं लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस से कंफ्यूज होंगे, A इंटू L, है ना, A इंटू L। अब मैंने आपको कहा कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये वॉल्यूम है, इट इज वॉल्यूम। एग्रीड? बात समझ आ गई आपको? व्हाट वी कॉल इट एज वॉल्यूम। और इसका सिंबल क्या ले लीजिए, थोड़ा सा कैपिटल V का भी साइज बड़ा कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन्स नहीं हो। A इंटू L, इट इज अ वॉल्यूम। अच्छा, स्मॉल n क्या होता है? तो आप मुझे कहोगे सर इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वॉल्यूम कितना है? V। तो आपके N इलेक्ट्रॉन्स किस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है? V वॉल्यूम में। तो फिर आप कहोगे डेंसिटी कितना आ गया? N अपॉन V। तो मैंने यहां लिखा कैपिटल N डिवाइडेड बाय V, वेयर V इज द वॉल्यूम, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। बी वेरी केयरफुल,
आप लिख लीजिए यहाँ स्टार लगा के कि मैं आगे यहाँ कंफ्यूज नहीं हूँगा कि ये कहीं पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं है। तो n क्या है? कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे के पूरे कंडक्टर में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे कंडक्टर में। v कितना है इसका वॉल्यूम? तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, E ये लीजिए, A की जगह A लीजिए, एंड इट इज Vd, है ना, ये आई आया। तो चलो एक चीज तो नजर आ गई कि मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना है कैपिटल P, है ना, बोलिए यार जल्दी बोलिए, मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m, उसकी स्पीड Vd, ड्रिफ्ट स्पीड, तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम m इंटू Vd। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? कैपिटल M, तो टोटल मोमेंटम कैपिटल N इंटू m इंटू Vd, है ना। अब एक बच्चा कहता है सर हो गया, हो गया, बिल्कुल ये चमक आती है सबके, बिल्कुल ठीक किया तुमने। n और v की जगह उसने उठा के लिखा a इंटू l, समझिएगा, इंटू a इंटू Vd। डू यू एग्री विद मी? और सबकी आंखों में एक बड़ी चमक आ गई है, आनी भी चाहिए थी, है ना। अरे सर ए कैंसिल हो गया, वरना कई लोगों को लग रहा था कि सर कैसे कॉपर है, इसका डेंसिटी निकालना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, फिर पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे लोग। तो आई का वैल्यू कितना हो गया? आप जल्दी से बोलिए, तो आप मुझे जवाब देंगे सर आई का वैल्यू हो गया, ए से ए कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू एन ई वी डी डिवाइडेड बाय एल। चेक करो यार यहां तक, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी एल। और यहां से मैं आपके सामने इसको लिख देता हूं, I इंटू एल उधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा I इंटू एल इज इक्वल्स टू एन ई एंड वी डी, है ना, ये लीजिए। अब मुझे सिर्फ मैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड पे भी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m इंटू आई एल, राइट साइड पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n, एंड देन इट इज E इंटू वी डी, है ना। अब पकड़िए यहाँ से कैपिटल N ये रहा और m इंटू वी डी ये रहा, ठीक है, और ये E है, इसको नीचे ले सकते हैं, ये m इंटू आई इंटू एल डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय E, इट इज इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू m इंटू वी डी। देखना बेटा, ये रहा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक का, और फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये n से मल्टीप्लाई होते ही, बिकॉज n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, और फिर ऐसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n, एक का इतना, दूसरे के भी इतना, तीसरे का भी इतना, n का भी सबका इतना ही है, तो टोटल मोमेंटम आ गया। इसको आपने लिखा कैपिटल P, टोटल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कैपिटल P का फॉर्मूला क्या बना आपके पास में? टोटल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ capital P is equals to, be very very careful, it is equals to m I L divided by E, है ना। और आप इसको लिख सकते हैं I इंटू एल, जबरदस्त चीज आने वाली है, I इंटू एल ये रहा डिवाइडेड बाय E बाय एम। ठीक, अब आप मुझे बता दीजिए E बाय एम क्या होता है? तो वो होता है स्पेसिफिक चार्ज। तो टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो गया? इट इज इक्वल्स टू I इंटू एल डिवाइडेड बाय E बाय एम। अब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, मास ऑफ द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। करंट कितना है? ये रहा 16 एम्पियर,
तो करंट की वैल्यू को लिख दीजिए यहाँ 16 एम्पियर, ये रहा, इस जगह पे एक बार लिख देता हूं मैं, बाकी कैलकुलेशंस आप करेंगे। 16 एम्पियर करंट, ये रहा। लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ये रहा। तो इट इज 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशंस में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए सीधा, है ना। 9.1 ऊपर आ गया, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 हो गया, ये लीजिए, इंटू 10 और हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 से ये कैंसिल हो ही गया था, 10⁻⁻19, ये 10 हो गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻30, ये प्लस होके ऊपर आएगा तो प्लस 11 हो जाएगा। तो इट इज 9.1 इंटू 10⁻+19, तो 19 और 11, बिल्कुल ठीक है, 10⁻⁻11 kg इंटू मीटर पर सेकंड। एग्रीड। अब ध्यान देना कि टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे ये वायर कॉपर का हो, चाहे सिल्वर का हो, है ना, चाहे गोल्ड का हो, और इट इज ऑफ एल्यूमिनियम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी, बिकॉज टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है करंट पर, कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, बाकी किसी चीज पर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आके इसके आगे जब आपको बात करूंगा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट आपको मालूम है दैट चार्ज टू मास रेशियो, कूलम पर केजी, चार्ज टू मास रेशियो E/m कहलाता है ये। तो इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि कभी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बदलने वाला नहीं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बदलने वाला नहीं, तो E/m कांस्टेंट हो गया। तो टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि आपके पास में करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कितना है, और कंडक्टर का लेंथ कितना है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कितना था? 16, और लेंथ कितना था? 1 मीटर। बस, इसके अलावा न तो मटेरियल पे न किसी और क्वांटिटी पे, ठीक है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने पूरा डिराइव करके दिया आपको, पूरा का पूरा। आप उस डेरिवेशन को ध्यान से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड के लेवल पे भी मिल सकता है बिल्कुल, और जेईई मेंस, और आपको इवन एडवांस और नीट पर भी मिल सकता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, वो फंडामेंटल टेस्ट कर लेता है आपके, कि आपने किस तरह के फंडामेंटल्स की ग्रिप आप पर है। आप यदि I = NEA/VD को डेराइव करते हैं और रट लेते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। आपका ब्रेन वर्कआउट करना चाहिए, मुझे मोमेंटम चाहिए। तो आप बहाना नहीं बना सकते, सर वो तो 11th में पढ़ा था और 12th में तो मैं रिवीजन ही नहीं कर पाया। अरे भाई, बहुत समय है, कहीं किसी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ किसी भी हाल में, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये, हाँ, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आया, वेरी गुड। चलिए, तो 2 खतरनाक क्वेश्चन हमने किए, अब तीसरा और कर लेते हैं यार। भाई ये सीरीज जो आपके लिए कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिजी कोटा लेके आया है ना, ये डेफिनेटली जिसे कह सकते हैं कि इतना इम्प्रूव करेगी आपके फंडामेंटल्स को और वर्क कल्चर को, कि आपकी स्कोरिंग पे आपको इफेक्ट दिखेगा। आपको खुद को कॉन्फिडेंस में लगेगा कि यार मैं बदल रहा हूँ पूरी तरीके से, मेरी ग्रिप बढ़ रही है, मेरी सब्जेक्ट पर पकड़ बढ़ रही है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं। ये बहुत आसान है यार, पर क्वेश्चन तो करना ही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के आने के भी चांसेस हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं आपके तरफ आके। करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, 2 ओम रेजिस्टेंस है, इज, तो करंट आपको दे रखी है एम्पियर में, और उसका ग्राफ दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, है ना. सो इट इज I वर्सेस T ग्राफ इज गिवन, लिख देते हैं I वर्सेस T ग्राफ इज गिवन, है ना, ग्राफ गिवन, नो प्रॉब्लम. और क्या पूछा है आपसे, चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन. ठीक है, क्यू, और क्यू का सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ I dt फ्रॉम T1 टू T2. दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ये टोटल चार्ज कब से कब तक का है, फ्रॉम द टाइम इंटरवल फ्रॉम T1 टू T2, कि T1 से लेकर T2 तक के बीच में टाइम जब T1 से T2 तक वैरी हुआ, टाइम जब T1 से T2 तक वैरी हुआ तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. When time is varying from T1 to T2, what amount of charge is flowing? That's the simple thing. इसके अलावा कुछ नहीं है. और आपको पता है ये क्या है आपके पास में, तो आप कहोगे सर इट इज सिंपली व्हाट, एरिया अंडर I वर्सेस T ग्राफ, I वर्सेस T ग्राफ, एरिया अंडर I वर्सेस T ग्राफ टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, टुवर्ड्स टाइम एक्सिस. ठीक है, और एरिया का जो यूनिट होता है आपके पास में, दैट विल बी द यूनिट ऑफ y एक्सिस इनटू x एक्सिस. तो y एक्सिस पे क्या है आपके पास में, एरिया का यूनिट, y एक्सिस पे आपका एम्पियर है और x एक्सिस पे आपके पास सेकंड है, और एम्पियर इनटू सेकंड क्या होता है, कूलम. तो ग्राफ मुझे दे रखा है और चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है. फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द रजिस्टर. ठीक है ना, तो ये रजिस्टर है. ठीक, एरिया अंडर द I वर्सेस T ग्राफ टुवर्ड्स टाइम एक्सिस. तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं टुवर्ड्स टाइम एक्सिस. ठीक है, आ गई बात समझ में. तो इट इज व्हाट, क्या चीज है ये, एरिया विल बी चार्ज फ्लोन Q विल बी इक्वल्स टू एरिया. कितनी देर का चाहिए आपको, 0 to 10. ठीक है, तो 10 सेकंड्स है. एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करेंगे तो इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, हाफ. सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में, ध्यान ही है. बेस कितना है, 10. टोटल चार्ज है 0 से 10 सेकंड का. फाइंड द टोटल चार्ज, कितनी देर तक, 10 सेकंड तक. तो हाफ बेस हो गया 10, हाइट 2, कैंसिल हो गया, इट इज 10 कूलम्स. सो योर आंसर इज 10 कूलम्स. So you can write the answer, that will be 10 coulombs, है ना. क्लियर. चलिए, तो नटशेल में बात कर लेते हैं पूरी तरीके से. पहले क्वेश्चन में ये पता करना था कि करंट अपना डायरेक्शन कब चेंज कर रहा है. तो आपने पता कर लिया कि करंट का डायरेक्शन कब चेंज होता है, जब उसका साइन चेंज होता है, मे बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और मे बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है ना. तो कहाँ जाके 0 है, क्योंकि 0 से पहले या तो वो नेगेटिव होगा और तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से पहले यदि वो पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा. तो जहाँ आपके करंट का 0 मिल रहा है वहाँ आपका जो है डायरेक्शन चेंज होता है. तो यहाँ करंट कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, 6t - 2, तो t इक्वल्स टू 1/3 पे करंट 0 है, यहीं पे आपका डायरेक्शन चेंज होता है. ये क्वेश्चन था खतरनाक. मैंने बता दिया था कि आपके पास एक डेरिवेशन है I इक्वल्स टू NEAVD और फिर टोटल मोमेंटम निकाल दीजिए. ये सिंपल था. इस तरह का क्वेश्चन भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. तो दिस इज, ये सबके लिए भाई, ये सबको करना है, एवरीवन हैव टू डू दैट. और इस तरह का क्वेश्चन भी लगभग सबको करना चाहिए. बट ये क्वेश्चन पे कई बार लोग कहते हैं सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो
फॉर मतलब मैं कभी इसको इस तरीके से बाइफरकेट नहीं कर पाया यार कि ये इंटेलिजेंट लोगों को करना चाहिए या टॉपर्स को करना चाहिए। मैंने समझाया, मुझे मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है व्हाट आई एम। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जो मन लगा के पढ़े तो ये समझ नहीं आया, और जब आपको समझ आ गया तो फिर आप ही टॉपर हैं यार। करते रहिए ना, फिर आप ही टॉपर हैं, बढ़ते रहिए। थैंक यू।